नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। जिस प्रदेश में 2.5 महीने के भीतर विधायकों को चुनने का चुनाव होने जा रहा है, वहां रविवार को एक और भर्ती परीक्षा के द्वारा बेरोजगारों को नौकरी देने के मौके का चुनाव नहीं हो पाया। एग्जाम शुरू होता उससे पहले ही रात में कुछ लोगों के मोबाइल पर शिक्षक त्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होकर पहुंच गया। बेरोजगार नौजवान कहते हैं कि अब परीक्षा होगी तो भर्ती कब निकलेगी, चुनाव आ जाएंगे तो भर्तियां ऐसे ही आचार संहिता के नाम पर लटक जाएंगी। वो अपने 1 साल बर्बाद हो जाने से परेशान हैं और इसीलिए यह जरूरी है कि दस्तक देकर आज आप पूछिए, आखिर नेताओं का चुनाव कराना आता है तो फिर बेरोजगारों को नौकरी देने वाला चुनाव कराना आपको क्यों नहीं आता? ईवीएम सुरक्षित पहुंच सकती है तो भर्ती परीक्षाओं के पेपर क्यों नहीं? आखिर क्यों इंतहा होती जा रही है इम्तिहान की? साहब, जितना 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार बीएड बीटीसी जितनी परीक्षाएं हैं, हर परीक्षाओं में यही होता है, पेपर लीक हो जाता है। ये फेलियर किसका है? जो भी कमियां हो रही हैं, सोचिए कैसे व्हाट्सएप हो जा रहा है, कैसे हर पेपर में ही ऐसा हो रहा है कि आउट हो जाता है पेपर। तो पता नहीं क्या है, हर पेपर में यही हाल हो रहा है, हर पेपर आउट हो रहा है। परीक्षा के पीरियड में पहली बार ऐसा हमें लग रहा है कि बीच में आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद हो गया है पेपर आउट। चलिए सब लोग अब बुकलेट जमा करिए। कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में एक तय तारीख पर चुनाव का ऐलान होगा। तय तारीख पर नामांकन होगा। विधायक चुनने के लिए तय तारीख पर वोटिंग हो जाएगी। फिर नियत तारीख पर चुनावी नतीजा आ जाएगा। फिर तय तारीख पर मुख्यमंत्री मंत्री शपथ ले लेंगे। बस हकीकत यही है, नेताओं का चुनाव होना तय है, सरल है। बेरोजगारों का नौकरी के लिए चुनाव होना अनिश्चित, कठिन। उसी कठिनाई के नए भुक्तभोगी हैं उत्तर प्रदेश में यूं स्कूल से बाहर आते अभ्यर्थी, जो घर से दही शक्कर गुड़ चीनी मीठा खाकर आए। वो प्रतियोगी जिनके दिल में निराशा है, मन में हताशा, जो अपने घर वालों को भरोसा देकर आए होंगे कि पापा इस बार एग्जाम निकाल कर रहूंगा। बेटियां बोल कर आई, अभी शादी के लिए रुक जाइए पापा, इस बार एग्जाम निकाल लूं तो नौकरी लग जाएगी। शादीशुदा महिलाएं अपने ससुराल में चिरौरी करके आई होंगी कि परीक्षा पास कर लूं तो सब अच्छा हो जाएगा। इस भीड़ में वो बेटी है जिसकी फीस भरने के लिए पिता परेशान रहा होगा। वो बेटा जिसे मोहल्ले में लोग लगातार भर्ती परीक्षाएं लटकने के कारण बेरोजगार कहकर ताने कसते होंगे। इन सबको उम्मीद थी कि रविवार को यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर भविष्य अपना बदल लेंगे। रविवार को परीक्षा दे रहे नौजवानों को पता चला परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। मजाक बनाया, यूपीटीटी का पेपर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है एकदम। हाँ, इससे बढ़िया तो प्राइमरी के स्कूल में अभी ये पेपर हो जाता है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। एसटीएफ पेपर लीक कराने वालों को पकड़ने लगी। 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा गया कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों के घर वो बुलडोजर चलवा देंगे। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। दोषियों को जरूर एसटीएफ पकड़ेगी। जल्दी दिसंबर में दोबारा परीक्षा भी करा ली जाएगी। लेकिन यूपी की टीईटी परीक्षा में रविवार को 75 जिले में एग्जाम देने आए 20 लाख बेरोजगार नौजवानों का जो साल बर्बाद होने की आशंका है, उसकी भरपाई कहां से होगी, जहां जल्द अब नौकरी मिलने के सपनों पर ताला लटका नजर आता है। आप बताइए, हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कुछ आस लगाए हुए थे कि जो है पेपर भर्ती आएगी। आप बताइए, आचार संहिता लग जाएगी, कौन सी भर्ती आएगी? ये पता था कि दिसंबर लास्ट तक भर्ती आएगी। हम लोग को मतलब एक मोटिवेशन था कि हाँ जो है पेपर और देने को मिलेगा आगे। हम लोग की नौकरी की आस थी। आप बताइए, मार्च लग जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, भर्ती भी नहीं हो पाएगी। 1 साल पूरा हम लोग का वेस्ट हो गया। अब तो साल भर की मेहनत बेकार हो गई लगता है। अभी अगले महीने की डेट दे रहे हैं तो क्या लगता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर कहाँ से वैकेंसी भी कहाँ से आएगी सर? आचार संहिता लागू हो जाएगी सर, खत्म सर। अभी अगले बार सर अभी सोचना ही नहीं है कि वैकेंसी इस साल आने वाली है। नेताओं के लिए चुनाव में सब कुछ सेट हो जाता है। कड़े घेरे में ईवीएम सुरक्षित तरीके से लाई ले जाई जाती है।
लेकिन युवाओं के नौकरी के चुनाव में परीक्षा पत्र पारदर्शी तरीके से लाए नहीं जा पाते। पेपर आउट होने के 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, जहां से पेपर प्रिंट हो। दूसरा, पेपर रास्ते में लाए जाते वक्त आउट हुआ हो। तीसरा, पेपर बनाने की जिम्मेदारी जिस पर हो। चौथा, हर जिले में जहां ट्रेजरी में पेपर रखा जाता है। यूपी टीईटी के एग्जाम में पेपर बनाने, छापने और जिले के कोषागारों तक पहुंचाने का जिम्मा मुंबई की एक एजेंसी को मिला। हर जिले की ट्रेजरी में शनिवार शाम तक डीएमएसपी की मौजूदगी में क्वेश्चन पेपर डबल लॉकर में जमा कराया गया। रविवार सुबह 7 बजे से परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजने के लिए डीएमएसपी की मौजूदगी में ही हर जिले की ट्रेजरी खोली जानी थी। लेकिन एग्जाम शुरू होने से कई घंटे पहले देर रात 12:05 पर दावा है कि सॉल्वर गैंग को पेपर मिल चुका था। कौशाम्बी से पकड़े गए रोशन पटेल नाम के सरगना को पहली पाली का पेपर लखनऊ में रात 12 बजे मोबाइल पर दिए जाने का दावा है। अब उन्हीं अपराधियों को पकड़ने का जिम्मा निभा रहे यूपीएसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश कहते हैं, ये नेक्सस तो बड़े होंगे ही, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स जो रिक्रूटमेंट एग्जाम से संबंधित होते हैं, दे आर वर्थ अ किंग्स रैंसम। और इसमें इस तरह के अपराध में इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये अपराधीगण इस काम में लगातार लगे रहते हैं। कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम पर अटेम्प्ट होता है, कोई भी एग्जाम इनसे छूटता नहीं है। ये जो एग्जाम कराने वाले एजेंसीज, एसटीएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये मिल करके कई बार इसको प्रिवेंट करा ले जाते हैं और कभी कभी ये सफल हो जाता है। कभी कभी ना कहें, बल्कि कहा जाए कि ज्यादातर वक्त अपराधी ही बेरोजगारों के सपने रौंदने के लिए सिस्टम को ठेंगा दिखाकर सफल हो जाते हैं। क्योंकि दावा है, अगस्त 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर आउट। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत का पेपर लीक। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर की भर्ती का प्रश्न पत्र आउट हुआ। 2018 में ही 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक का दावा किया गया। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पर्चा आउट हुआ। अगस्त 2021 में ही 70,000 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने वाली पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर भी लीक हो गया। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक कर दिया गया। इस बार भी पेपर लीक कराने का अपराध तंत्र जीत गया। हार गए वो नौजवान जिन्होंने एक टीचर बनने के लिए न जाने कितनी मेहनत की। हार गए वो माता पिता जिन्होंने बच्चों की तैयारी के लिए न जाने कितने त्याग किए। मानसिक संतुलन खराब होता है इससे। फिर आगे 1 महीने के बाद जैसे आप बता रहे हैं कि पेपर होगा, तो उस पर फिर विश्वास नहीं रहता है। पता नहीं वो भी कहीं इसकी भेंट न चढ़ जाए। लाखों रुपए की फीस भरी जाती। कोई इंसान जेवर बेच रहा, कोई खेतियाँ रख रहा, कोई अपने लोन ले रहा, कुछ नहीं कर रही सरकार। राजनीति के चश्मे से देखकर इसे किसी एक राज्य की कहानी मत समझिएगा। यही कहानी हर पार्टी के शासित राज्य की है। 3 दिन से राजस्थान के बेरोजगार यहाँ धरना दे रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के पास गुहार लगाने आए हैं। गुहार इसलिए क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने बेरोजगारों को भर्ती देने का लिखित समझौता करके उनसे विश्वासघात किया। वो राजस्थान जहां पेपर कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्थान में पेपर लीक ना हो तो फिर भर्ती कैसी? हालत ये कि जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती पर्चा आउट होने से रद्द हो गई। दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द की गई। 2019 में पटवारी भर्ती को रद्द करना पड़ा। दिसंबर 2019 में ही लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। दिसंबर 2020 में राजस्थान में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर भी सुरक्षित तरीके से नहीं हो पाया। 2021 में सब इंस्पेक्टर रीट भर्ती में पेपर लीक का बड़ा आरोप है। पिछले 3 दिन से राजस्थान के युवा बेरोजगार लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पड़े हुए हैं। 3 दिन से किसी ने खाना भी नहीं खाया, अनशन जारी है और सर्दी ने बिना बिस्तर के यहाँ हम रात बिता रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी से हमारी गुहार है कि हमारी मांगों को माने, हमें न्याय प्रदान करें, अन्यथा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। राजस्थान यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। राज्य कोई भी हो, हकीकत एक है, भर्तियां या तो लटकी रहेंगी, एग्जाम होंगे तो पेपर लीक होगा। पेपर लीक से बचकर परीक्षा किसी तरह करा ली तो अदालत में भर्ती फंस जाएगी। ऐसे एक एक नौकरी हर राज्य में वर्षों सिस्टम लटकाता भटकाता है।
फिर से नेताओं का चुनाव हो जाता है, लेकिन बेरोजगार अपने चुनाव के लिए इंतजार करता रह जाता है। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। 230 रुपए एक दिन के, ये मनरेगा के मजदूर को मिलने वाली मजदूरी के आसपास की रकम है। 230 रुपए हमारे देश में एक बड़े वर्ग के महानगरों में सैलून में एक बार बाल काटने का दाम है। 230 रुपए संभव है कि आपके एक समय के ब्रेकफास्ट का खर्चा हो, और यही 230 रुपए दिन के जिसमें मिल जाएं, वो नौकरी पाने के लिए गुजरात में हजारों बेरोजगार नौजवान जुटे। एक अनार 100 बिना वाली स्थिति में 600 पद के लिए 6000 से ज्यादा नौजवानों के आने पर क्या स्थिति पैदा हुई। बेरोजगारी को तस्वीरों से समझने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी इंची टेप बेरोजगार नौजवान का सीना सांस खींचकर और सांस फुलाकर नाप सकता है, लेकिन ऐसा कोई मीटर, ऐसा कोई इंची टेप, ऐसा कोई पैमाना, कोई यंत्र, कोई आविष्कार अब तक नहीं हो पाया जो बेरोजगारी के कारण नौजवानों की जिंदगी में ऊपर नीचे होती सांसों को भी नाप सके। देश में हजारों पद हैं जहां नौजवानों को दौड़ाकर नौकरी मिल जाती है। इस दौड़ में कितनी देर में बेरोजगार दौड़ा, ये तो सरकारी अधिकारी नाप सकते हैं, लेकिन एक अदद नौकरी के लिए वर्षों बेरोजगारों को दफ्तरों, विभागों, अदालतों, मंत्रालयों की कितनी दौड़ लगानी पड़ती है, नापने का ना कोई पैमाना बना, ना कोई यंत्र, ना कोई तंत्र। इसीलिए ऐसी तस्वीरें आती हैं, बताती हैं बेरोजगारी का आलम क्या है। एक भीड़ जिसमें मेमनों की तरह एक दूसरे से सटे इंसान डरे सहमे बाड़े से बाहर निकलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखते हैं, जिनके चारों तरफ रखवाली करने वाले की तरह हाथ में डंडा लिए लोग खड़े हैं। भीड़ जो समंदर की लहरों की तरह किनारों पर आती जाती लहराती हुई सी नजर आती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए एक लंबी सी लाठी लेकर सुरक्षा कर्मी उसे चलाता है, लहराता है ताकि ये भीड़ बैठ जाए। लोग गिरे जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, कदम संभाले रहते हैं, डंडा दिखा दिखा कर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश होती है। किनारे खड़ा वाला सुरक्षा कर्मी अब लोगों के हुजूम के बीच आ चुका है, फिर से डंडा दिखाकर भीड़ को बैठाने लगता है। ये भीड़ किसी चुनावी रैली की नहीं, ये भीड़ कोई महीने का मुफ्त राशन लेने नहीं आई। ये हजारों लोग बेरोजगार हैं, गुजरात के बेरोजगार। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, ये बात सच है, लेकिन देश के किसी भी कोने में जाइए बेरोजगारी में बदलाव नहीं दिखेगा। गुजरात के बनासकांठा में ये बेरोजगार कौन है, जानिए। ग्राम रक्षक दल की 600 पोस्ट के लिए 6000 से ज्यादा बेरोजगार पहुंचे, यानी प्रति एक पोस्ट 10 बेरोजगार। सिर्फ 5वीं पास योग्यता वाली भर्ती में हजारों बेरोजगारों का रेला नजर आया, जिसमें सिर्फ 230 रुपए दिन के भत्ते के तौर पर चयन के बाद मिलने होते हैं। 700 से 700 जन को लेने का है, लेकिन यहाँ पे 10 से 15 हजार लोग आ गए, तो हमारा नंबर लगेगा नहीं लगेगा कुछ पता नहीं। ये भीड़ किसी इलेक्शन की रैली की होती तो ये कुर्सी भी पाते, पानी और खाने का पैकेट भी, आने जाने का किराया भी। बेरोजगारों को जहां भर्ती भी कृपा की तरह मिलती हो, वहां अपने नंबर का इंतजार करना भी बहुत बड़ी बात बना दी जाती है। संभव है कि 5वीं पास योग्यता वाली भर्ती के लिए ग्रेजुएट भी आए हो, कोई इसमें डबल MA हो, किसी ने तो और भी कोई बड़ी डिग्री ली हो, जो एक नौकरी की आस में 230 रुपए दिन के भत्ते वाला रोजगार पाने के लिए यहाँ लाइन में खड़ा हो। आप कहेंगे कैसा कैसे हो सकता है, तो सुनिए। भर्ती चाहे ग्राम रक्षा के नाम पर पंचायत स्तर पर सुरक्षा शांति बनाने वालों की हो, या फिर भर्ती चाहे बच्चों को शिक्षा देने के लिए पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं की, सरकारी नौकरी पाना हर जगह टेढ़ी खीर हो जाता है। मिलिए सौराष्ट्र के किसान परिवार के बेटे से, जिन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के 4 साल बाद भी पहली से 8वीं क्लास तक में पढ़ाने वाले शिक्षक भर्ती का इंतजार करना पड़ रहा है। घर वालों से नजरें मिलाना इनका मुश्किल हो गया।
उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे से कि मेरे बच्चे का रिक्रूटमेंट होगा, वो टीचर भर्ती में एलिजिबल होगा। वो हर रोज़ मेरे से पूछते मैडम के बेटा तेरी भर्ती का क्या हुआ, पर मैडम अभी ऐसा हुआ कि मैं उनसे आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 2018 से हमारी भर्ती नहीं हुई। हकीकत यह है कि 4 साल से एक टीचर की भर्ती गुजरात में नहीं की गई, इसीलिए जो भी सरकारी नौकरी कहीं पर भी खुलती है उसमें अपना भाग्य आजमाने के लिए हजारों लोग दौड़ पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर कि चलो यहीं शायद रोजगार मिल जाए। बनासकांठा से गणेश परमार और अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। इंतहा तो उस इंतजार की भी हो रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि गन्ना किसानों को भुगतान हो चुका है, लेकिन मुजफ्फरनगर के गन्ना किसान अब भी पिछले साल के बकाये का इंतजार कर रहे हैं। यूं जैसे बच्चे का हाथ पकड़कर घर पहुंचा दिया जाए, दावा इसी तरह गन्ने का भुगतान चीनी मिलों का हाथ पकड़कर सरकारी व्यवस्था किसानों को करा देती है। हकीकत और दावों में अंतर होता है। गन्ना उगाकर पूरे प्रदेश और देश को मिठास देने वाले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की कहानी इसीलिए देखना जरूरी है। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर के अपने घर में बिस्तर से अब ज्यादा नहीं उठ पाते। एक हादसे में पैर ऐसा टूटा कि जुड़ना मुश्किल। गन्ना लगाना, उगाना, बेचना, घर चलाना सब कुछ छोटे भाई के भरोसे है। संवाददाता मिलन शर्मा को मुजफ्फरनगर का ये परिवार बताता है गन्ने का पूरा पैसा न मिलने से कैसे कर्ज सिर पर चढ़ जाता है। मैम लगभग 2 लाख के लगभग बकाया है, और जो एक्सीडेंट हुआ उसमें इधर उधर से पैसा उठा के उधार ऑपरेशन करवाया, क्योंकि ये कब तक घर पे बैठे रहते। तो ये कंडीशन है। अब बताओ जब नहीं पैसा मिलेगा तो क्या करेगा आदमी, कहीं ना कहीं से तो लेगा उधार। तो जो बकाया है आपका कितने समय से नहीं मिल पाया आपको? ये पिछले साल का बकाया है मैम, जो अब तक नहीं मिल पाया। नियम और कायदा है कि 14 दिन में भुगतान हो, वरना बकाये के दिनों पर ब्याज मिले। दावा है कि इन्हीं कायदों का खिलौना बनाकर चीनी मिलें सिस्टम के साथ मिलकर खेलती हैं। गन्ना किसानों के कंधे से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश सत्ता की मिठास किसी को भी दे सकता है। संवाददाता मिलन और परिवारों के पास पहुंचती हैं। ये घर किसान कौशल वीर सिंह का है। बेटे की शादी करनी है। दावा है गन्ना उगाकर जो मिलों पर पहुंचाया उसका भी 2.5 लाख रुपए बकाया है। बेटे की शादी करने को भी कर्ज लेना पड़ा। 1 साल हो लिया, पिछले साल गन्ना गिरा था। ये ब्लॉक पिछले साल का मिला नहीं, फैक्ट्री बंद हो जाएगी जी ब्लॉक जाकर मिलेगा। ईब के साल का फिर अगले साल मिलेगा। जाक तो ना फीस दी जाती ना घर का खर्च चलता, पेमेंट भी जो दें 1-2 पर्ची का पेमेंट भेजें, उसमें मैं 1-2 पर्चियाँ हो अपने घर के खर्च में नून मिर्च में चली जा। गन्ना उगाने में देश में यूपी नंबर 1 है, चीनी उत्पादन में भी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सा गन्ना उगाने के लिए जी जान लगा देता है। उसी गन्ने से बनी चीनी और गुड़ दोनों आपके शहर से आपके घर तक पहुंचते हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2018-19 और 2019-20 में गन्ना किसानों का फुल पेमेंट हो चुका है। 2020-21 में 88% और 2021-22 में 162% भुगतान की बात सरकारी फाइलें कहती हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ बकाया नहीं, गन्ने के बकाये पर बेटों की बेरोजगारी भी किसानों को खाए जाती है। घर कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल तो चला हुआ है। एक भैंस बंध रही है, अपना थोड़ा बहुत दूध बेचे, अपना काम चला रहे, और तो कुछ है ही नहीं, कुछ बेरोजगार, बस मुश्किल ही हो रहा है सब काम। ये बात सच है कि गन्ना किसानों का भुगतान पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन इस हकीकत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 14 दिन में पूरा पैसा जहां मिल जाना चाहिए वहां अब भी महीनों इंतजार किसान को कराया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिसौली गांव राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का गढ़ जरूर है, लेकिन यहीं से जो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, वहीं पर हर साल गन्ना किसानों को शर्मिंदा होना पड़ता है। चीनी मिलें बकाया नहीं देती हैं। सरकार दावे करती है कि बकाया मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और चीनी मिलों के बीच
पैसा रुक जाता है। कर्ज में किसान यहाँ पर डूबा हुआ है और हर साल की तरह फिर से गन्ना किसान पूछता है कि उनको वो बकाया जो 14 दिन में मिलना चाहिए वो 1 और 1.5 साल तक क्यों रुका रहता है। आलोक दास के साथ सिसौली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं मिलन शर्मा, आज तक। हमें आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। कोरोना के जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट से सारी दुनिया डर में, दहशत में है, क्या है उसका पक्का इलाज? आपकी सुरक्षा की दस्तक एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज। एक बार फिर से आपका दस्तक में आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सारी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से डर और दहशत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज देश को इस नए संकट से सतर्क रहने की हिदायत दी। लेकिन जब दुनिया कोरोना के नए खतरे को लेकर बेहद चिंतित है, उसी समय ब्रिटेन एक ऐसा अभियान चलाने जा रहा है जिसके बल पर वो कोरोना के इस नए वेरिएंट को हराने का मंसूबा पाले बैठा है। तो आखिर ब्रिटेन क्या करने वाला है? अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने किस चीज को ओमिक्रॉन का इलाज बताया है, ये रिपोर्ट आप प्लीज देखिए। कोरोना के विरुद्ध जोरदार दस्तक दीजिए। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर दुनिया को दहशत में डालने वाले उसी कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की है जिसने सारी दुनिया का सुख चैन छीन लिया है। लेकिन जब सारी दुनिया चिंता के समंदर में डूबती जा रही है, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिसमस के जश्न को लेकर आश्वस्त हैं। वजह है बूस्टर डोज। I think the UK continues to be in a much stronger position. We continue to be in a strong position, largely thanks to the speed of the vaccine rollout and now the booster rollout. And तो क्या डेल्टा से भी खतरनाक, सबसे ज्यादा म्यूटेशन करने वाला डरावना ओमिक्रॉन बूस्टर डोज से हार सकता है? If you're boosted, your response is likely to be stronger. So it's more vital than ever that people get their jabs and we get those boosters into arms as fast as possible. बूस्टर डोज की शरण में जाने वाला ब्रिटेन अकेला नहीं है। अमेरिका बहुत पहले ही बूस्टर डोज के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ये 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से बहुत पहले ही बूस्टर डोज ले ली। Hello everybody, how you doing? Like I did in my first and second COVID-19 vaccination shot, I'm about to get my booster shot and do it publicly. अमेरिका हो या फिर बाकी पश्चिमी देश, सभी की कोशिश बूस्टर डोज के सहारे कोरोना के खिलाफ खुद को मजबूत करने की है। अमेरिका और बाकी देश ये सब कुछ डॉक्टर एंथनी फॉसी जैसे महामारी विशेषज्ञों की सलाह पर ले रहे हैं। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने ओमिक्रॉन पर जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज लग जाए तो ये कोरोना के खिलाफ सबसे पुख्ता सुरक्षा होगी। A lot of whether or not we're headed into a bleak or bleaker winter is really going to depend upon what we do. And I think what you're seeing is just the manifestation of what we've been talking about, why it is so important for people to get vaccinated and for those who are fully vaccinated to get boosted. तो सवाल सीधा है, अगर वैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पुख्ता बचाव है, तो भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी? भारत सरकार की इसे लेकर क्या तैयारी है, जो फिलहाल लोगों को कोरोना के नए खतरे से सतर्क कर रही है? नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन राज्य सरकारें सतर्क रहने की हिदायत के साथ साथ बूस्टर डोज देने की मांग कर रही हैं। We requested the central government because in January they taken first dose frontline workers. So booster dose must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. I think almost all within a week or 10 days they will give the permission.
अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से पहले इजराइल बूस्टर डोज देने वाला पहला देश था। उसने पहले 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज दी और फिर इसे 12 साल से ज्यादा वालों के लिए शुरू किया। कनाडा 18 साल से ज्यादा के सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगवा रहा है। वहीं फ्रांस में ये उम्र 65 साल है, स्पेन 70 साल से ऊपर, तो स्वीडन में 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। From today, we're going to boost the booster campaign. We're already planning to do 6 million jabs in England alone over the next 3 weeks, and now we're looking to go further. So the Health Secretary has asked the JCVI, the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, to consider giving boosters to as wide a group as possible, as well as reducing the gap between your second dose and your booster. तो सवाल वही है, भारत के लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगा? क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन के खतरे की दस्तक का डर बढ़ता जा रहा है। वृंदावन में टूरिस्ट वीजा पर आई रूसी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यहीं पर फ्रांस और स्पेन के एक नागरिक में भी कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक इनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुंबई के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोत्सवाना से लौटी एक विदेशी महिला के लापता होने पर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पर कांप गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस महिला को ढूंढ निकाला गया। कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जहां पर कुछ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम चला करते हैं, उक्त महिला वहां प्रशिक्षण हेतु 18 तारीख को आई है। क्वारंटीन उसका 10 दिन का हो गया है। वो महिला पूर्णतः वैक्सीनेटेड है और एसिम्प्टोमेटिक है। ड्यूरिंग ट्रैवल भी उसका RT-PCR नेगेटिव था। एहतियातन आज हम उसका RT-PCR फिर करा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में इस खौफ को बूस्टर डोज से कम नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राज्यों के पास केंद्र की तरफ से दी गई 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन बेकार पड़ी है। 29 नवंबर 2021 तक केंद्र सरकार ने राज्यों को 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई की, जबकि राज्यों के पास 24 करोड़ 61 लाख 87,131 से ज्यादा वैक्सीन बैलेंस में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग दूसरी डोज लगवाने आ ही नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या इन 24 करोड़ वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए? वैक्सीन बेकार हो जाए, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि इसे फ्रंटलाइन वर्करों, बुजुर्गों और बीमारों को लगा दी जाए? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में बूस्टर डोज लगने का एक और कारण हाल ही में आई एक स्टडी को बताया जा रहा है, जिसमें 6 महीने के अंदर ही वैक्सीन का असर कम होने का दावा किया गया। भारत में साल 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस तरह हमारे देश में करोड़ों लोग अभी ऐसे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगे 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। मतलब अगर इन सभी लोगों में वैक्सीन का असर कम हो गया या फिर हो रहा है, तो ओमिक्रॉन का यह नया खतरा हमारे देश के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। यूके ने तकरीबन 22 के करीब लोगों को 100 में से दिए हैं बूस्टर्स अभी तक। यूरोपियन यूनियन में ये मात्रा काफी कम है, उन्होंने 8 से कम लोगों को ये बूस्टर दिए हैं और इसके चलते यूरोप में और भी जो वैक्सीनेशन अपटेक है वो भी कई देशों में कुछ कम है। तो विशेषज्ञ भी बूस्टर डोज को कोरोना के डर से बचने का सबसे आसान रास्ता मानते हैं, जिसमें आपका शरीर उसके खतरे के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा से लैस हो जाता है। But again, I can't stress enough. One, if you have not had the booster shot, get the booster shot. Cannot stress enough the importance of getting vaccinated for those who have not been vaccinated. I will say what I say every time because it remains true. They are safe. The vaccines are safe. They are free, and they will save your life. वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने का एक बड़ा कारण हाल ही में वैक्सीन के असर के कम होने को लेकर आई कई स्टडी है, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 6 महीने के भीतर ही वैक्सीन का असर 80% तक कम हो गया। शायद इसीलिए दुनिया भर के अमीर देश अपने लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज बूस्टर के तौर पर लगवा रहे हैं। जो भी बूस्टर्स के रिलेटेड जो डेटा उभर कर आ रहा है उसमें क्लियर है कि बूस्टर्स हम हेल्प कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से जो वेव्स आ रही हैं उनको रोकने में, उनको कम करने में। यूके की जो एक रीसेंट स्टडी है उसमें क्लियरली ये पाया गया है कि वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगने के 5 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है एस्ट्राजेनेका और फाइजर दोनों में। ये प्रोटेक्शन एस्ट्राजेनेका में तकरीबन 43% के करीब हो जाती है और 62%
52% रह जाती है फाइजर की डबल डोज के बाद 5 महीने के बाद। लेकिन अगर हम इन केसेस को जब हम बूस्टर दे देते हैं तो वो प्रोटेक्शन बूस्टर देने के 2 हफ्ते के बाद ही वो 93-94% तक दोनों में बढ़ जाती है और वो फिर से जो प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज करती है। और इसका जो नतीजा है हमने देखा है यूके की वेव में देखा है कि जो लोग जिनको बूस्टर दिए जा रहे थे उनमें हॉस्पिटलाइजेशन उनमें जो डेथ्स थी वो बहुत कम हो जाती है। तो बूस्टर डोज के जरिए दुनिया भर के देश कोरोना के खतरे को कम करने में लगे हैं। इसके लिए इन देशों ने अपने यहाँ दूसरी डोज और बूस्टर डोज के अंतराल को भी कम कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का एक खतरनाक वेरिएंट निकला है, वहाँ की सरकार भी अब वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की खुराक की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में केवल 1/4 लोगों ने ही वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली है। इसके पीछे कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन पहुँचाने में समस्या, लोगों के बीच संकोच है। दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन को लेकर सिर्फ झिझक नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग इसका बाकायदा विरोध भी कर रहे हैं। ये ऐसे ही एक विरोध की तस्वीर है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को इन लोगों की अज्ञानता से उपजे गुस्से का शिकार होना पड़ा। वैक्सीन का यही विरोध दक्षिण अफ्रीका को भारी पड़ रहा है और वहाँ कोरोना के कहर को बरपाने का मौका मिल गया है। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। देश में 34,33,58,839 लोग ऐसे हैं जो अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने ही नहीं आए, जबकि राज्य सरकारों के पास 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन इनका इंतजार कर रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब वैक्सीन की दोनों डोज कोरोना से मौत के खतरे को कम करने का सबसे पुख्ता हथियार है। वहां पे अभी भी जो वेव्स हैं वो बढ़ रही हैं और अनवैक्सीनेटेड लोगों में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा सीवियर है। वैक्सीनेटेड में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव है, लेकिन बूस्टर जब दे देते हैं तो वो बचाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जिन 34 करोड़ लोगों ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन नहीं ली है, वो इस महामारी के जानलेवा वार से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारत में 123 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं, जिसमें 78 करोड़ को पहली डोज और 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज शामिल है। इस तरह भारत की 83.71% आबादी ऐसी है जिसे या तो वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है या फिर वो दोनों टीके लगवा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भारत में 16.29% आबादी ऐसी है जिस तक वैक्सीन की एक डोज भी नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए सरकार की पहली कोशिश वैक्सीन के कवर को पूरा करने की है, यानी उसकी पहली प्राथमिकता पूरी आबादी को कोरोना का कवच पहनाने की है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। आप ही सोचिए, अगर देश के 16.29% लोगों को वैक्सीन न देकर कोई भी सरकार बूस्टर डोज की तरफ कैसे जा सकती है। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि वो बूस्टर डोज पर जल्द ही नीति ला सकती है। कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के अतिरिक्त और बूस्टर डोज को लेकर 15 दिन के भीतर व्यापक नीति आ सकती है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, वैक्सीनेशन पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बूस्टर और अतिरिक्त डोज पर एक व्यापक नीति बना रहा है। इस नीति के तहत ही तय किया जाएगा कि किसे अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत है। WHO भी बूस्टर डोज को एक घोटाला बता चुका है, क्योंकि जब तक सारी दुनिया को वैक्सीन नहीं लगती, कोरोना का नया वेरिएंट आता ही रहेगा। इसीलिए उसे लगता है कि बूस्टर डोज के बजाय अमीर देशों को गरीब देशों में लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। भारत भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है और उसकी कोशिश उन 15 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाने की है, जिनके ऊपर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।